सम्मानित साथियों, नमोबुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बहुत ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर है। 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन बाबा साहब को आमंत्रित करते हैं और साथ ही साथ दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर पीजी सोलंकी भी उपस्थित रहते हैं। इस अवसर पर बाबा साहब से 295 प्रश्न पूछे जाते हैं साइमन कमीशन की तरफ से। 295 प्रश्नों का सटीक जवाब बाबा साहब देते हैं। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में प्रश्न संख्या 114 से लेकर प्रश्न संख्या 138 तक हम बात करेंगे, और जहां पर विभिन्न कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको भी जानना दिलचस्पी रहेगी। क्या पृथक प्रतिनिधित्व से, जो बाबा साहब ने यहाँ डिमांड की दलित वर्गों के लिए, प्रश्न किया गया बाबा साहब से कि अगर पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है दलित वर्गों को तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। तब बाबा साहब इस संबंध में क्या जवाब देते हैं, बहुत दिलचस्पी इस प्रश्न के उत्तर को जानने में होगी आपकी। दलित वर्ग के मजदूरों के लिए क्या प्रावधान चाहते थे बाबा साहब, आज के अम्बेडकर संदेश में क्लियर होगा मेरे साथियों। खासकर जो दलित वर्ग के श्रमिक वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसको जरूर आज के अम्बेडकर संदेश को समझना चाहिए। बाबा साहब किस तरह से उनके पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, आपके पक्ष में बात रख रहे थे साइमन कमीशन के समक्ष, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में कि पृथक प्रतिनिधित्व कितना सहायक होगा दलित वर्गों के लिए, और क्यों बाबा साहब चाहते थे पृथक प्रतिनिधित्व मिले दलित वर्गों को, और मजदूरों को क्या क्या प्रावधान मिले, क्या क्या प्रावधान किए जाएं मजदूरों को, और श्रमिक वर्ग के साथ किस तरह का अत्याचार होता था उद्योगों में, फैक्ट्रियों में। इस बात को बाबा साहब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते समय अपनी बात को रखते हैं। मेरे साथियों, ये सारी घटनाक्रम अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच कीजिए, ये हमारा आपसे विशेष निवेदन भी है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 185 से लेकर 187 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपके समक्ष आज का अम्बेडकर संदेश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 114, यहाँ पर चेयरमैन साइमन कमीशन के चेयरमैन साहब पूछते हैं बाबा साहब से कि क्या आप ऐसा नहीं मानते कि इस पृथक प्रतिनिधित्व से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक तनावों का कारण पृथक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचक मंडल है। क्या आपका ऐसा विचार है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं यदि मान भी लें कि इससे तनाव बढ़ेगा, परंतु फिर भी मेरे विचार में आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। ये जो पृथक प्रतिनिधित्व है और पृथक निर्वाचक मंडल है, ये मुस्लिमों को ऑलरेडी प्राप्त था, और बाबा साहब चाहते थे कि दलित वर्ग चूँकि हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, इस बात को सिद्ध कर चुके हैं वो, क्योंकि उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। हिंदुओं का पूजा घर मंदिर होता है और मंदिरों में दलित वर्ग को प्रवेश नहीं मिलता। अन्य कई तरह से, यहाँ तक कि गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, किसी विभाग में नौकरी नहीं दी जाती, सम्मानजनक पद कहीं पे भी नहीं मिलता। तो कहने का तात्पर्य एक तरह से उसका सामाजिक बहिष्कार करने वाले हिंदू लोग होते हैं। इसका ये मतलब है, भाषा ये सिद्ध कर देते हैं कि दलित वर्ग के लोग हिंदू समाज के अंग नहीं है, इसीलिए उनका बहिष्कार किया जाता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मुस्लिमों जैसा प्रतिनिधित्व दलित वर्गों को मिलना चाहिए, और उसी आधार पर यहाँ पर ये प्रश्न आया है। अब आगे बाबा साहब कहते हैं ये मान भी लें कि इससे तनाव बढ़ेगा, परंतु फिर भी मेरे विचार में आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इससे तनाव उत्पन्न होता है, ये विवादास्पद है, परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, जबकि हमारा समाज जातियों और संप्रदायों में बटा है। कैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। सांप्रदायिक तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऑलरेडी हमारा समाज संप्रदायों में बटा है। सांप्रदायिक जो यहाँ पृथक प्रतिनिधित्व है, वो तो इस आधार पर आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है, मार्ग मिल सकता है, समृद्धि का मार्ग मिल सकता है दलित वर्ग को। तब अगला प्रश्न बाबा साहब से किया जाता है, क्या आप नहीं समझते कि तनाव का यही मुख्य कारण है। बाबा साहब कहते हैं मैं ऐसा नहीं समझता, परंतु मैं इतना कहूँगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण संप्रदायों के मुखिया समझौतों के लिए अपेक्षाकृत कम तैयार होते हैं। यह मेरा विचार है, किंतु मैं ऐसा नहीं सोचता कि इससे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मेरे ख्याल से इनका कोई और कारण है। सैयद भराम मोहम्मद शाह
बाबा साहब से प्रश्न करते हैं, क्या आप ऐसा सुझाव नहीं देंगे कि सरकारी लोगों को हटाकर गैर सरकारी लोगों को मनोनीत किया जाए? बाबा साहब कहते हैं, मैं मनोनयन नहीं चाहता। मेजर एटली कहते हैं, क्या उद्योगों, कपड़ा मिलों आदि में दलित वर्गों के लोग काम कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, सर्वत्र दलित वर्गों के सभी लोग श्रमिक हैं, यानी कि सभी जगह वो काम कर रहे हैं, मजदूर हैं। आप मेरी बात नहीं समझे। मेजर एटली बाबा साहब से कहते हैं, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं उद्योगों की बात कर रहा हूँ। दलित वर्गों के लोग अधिकांशतः गाँव में किन्हीं धंधों में लगे होते हैं, परंतु क्या दलित वर्गों की बड़ी संख्या उद्योगों में कार्यरत है? तब बाबा साहब कहते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। बम्बई जैसे शहर में भी उनकी संख्या अधिक है क्या? बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ। क्या यहाँ आने पर किसी सीमा तक अस्पृश्य नहीं रहते? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जी नहीं। मैं ये बता दूं कि दलित वर्ग के व्यक्ति को बुनाई विभाग में, जहाँ सबसे अधिक पैसा मिलता है, नहीं रखा जाता, उसे केवल कताई और अन्य विभागों में रखा जाता है। जहाँ अच्छा पैसा मिलता है वहाँ उसे रखा ही नहीं जाता। ये भेदभाव नहीं है और क्या है? बाबा साहब से प्रश्न किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तब बाबा साहब कहते हैं, छुआछूत के कारण, अस्पृश्यता के कारण, अनटचेबिलिटी के कारण। जब वो कहीं काम करता है तो सभी जातियों के लोगों के साथ काम करता है। ये प्रश्न है कि जब वो है, यानी कि दलित वर्ग का मजदूर कहीं काम करता है तो सभी जातियों के लोगों के साथ ही काम करता है। बाबा साहब कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। विभागों में जातिगत भेदभाव बहुत होता है। एक विभाग में काम करने वाले सभी लोग केवल दलित वर्गों के हैं और दूसरे विभाग में, उदाहरण बुनाई विभाग में, मुसलमान और केवल सवर्ण हिंदू हैं। बुनाई विभाग में दलित वर्ग के लोग नहीं हैं, जबकि कताई विभाग में दलित वर्ग के लोग हैं। भाषा स्पष्ट करते हैं, क्या वे श्रमिक संघों में भी भाग लेते हैं? जी हाँ। अब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है, दलित वर्गों से उच्च जातियों के लोगों के साथ। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जी हाँ, मैं आपसे यही जानना चाहता था। चेयरमैन साइमन कमीशन बाबा साहब से कहते हैं, मैं आपसे यही जानना चाहता था कि आपने दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर मांगा है। हमारे पास एक दूसरा आधार है जिसके बल पर दावे किए गए हैं, वह श्रम का आधार है। इस तरह अंतर विरोधी विभाजन होता है, क्योंकि जो व्यक्ति दलित है वह मजदूर भी हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, हमेशा तो नहीं, पर वह आम तौर पर मजदूर है। यह तो केवल शब्दों का खेल है। क्या मैंने ठीक कहा? मैं पूंजी और श्रम की बात कर रहा हूँ, उस श्रम की जो बड़े उद्योगों में है, साधारण असंगठित श्रम की नहीं। मैं संगठित श्रम की बात कर रहा हूँ। आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? यदि आप एक और सामाजिक स्थिति के नाम पर प्रतिनिधित्व चाहते हैं और दूसरी ओर उद्योग के नाम पर, तो ये तो अंतर विरोध होगा। आप कैसे निपटेंगे इससे? तब बाबा साहब समाधान देते। मेरे साथियों, प्रश्न भी बाबा साहब से, समाधान भी बाबा साहब से मांगा जाता है। समाधान कोई दूसरा नहीं दे रहा मेरे साथियों, प्रश्न का जवाब भी बाबा साहब देते हैं, और जब समाधान बाबा साहब से मांगा जाता है, समाधान भी बाबा साहब देते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि संगठित मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था होगी और दलित वर्ग के अधिकांश लोग श्रमिक हैं। श्री हॉर्न कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार में आपने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आप वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं। आप वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं। आपने अपने ज्ञापन के प्रश्न संख्या 41 में कहा है कि सभा इससे संतुष्ट हो जाएगी कि यदि विधान परिषद के लिए उसी आधार पर मताधिकार निश्चित कर दिया जाए जिस आधार पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका और स्थानीय बोर्डों के लिए है, और प्रेसिडेंसी के शहरी क्षेत्रों के लिए 3 रुपये प्रतिमास किराया, शहरी क्षेत्रों के लिए 3 रुपये प्रतिमास किराया जो देता है उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये मानक फिट किया गया है यहाँ पर। क्या आपने राय बनाई है या आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि उस योग्यता के आधार पर मताधिकार की सीमा कितनी होगी? और बाबा साहब पहले ही कह चुके हैं, स्पष्ट कह चुके हैं कि कोई व्यक्ति अनपढ़ होने के बावजूद बहुत बुद्धिमान हो सकता है, और जो व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है तो बुद्धिमानी से वोट का अधिकार का इस्तेमाल करेगा। वो बुद्धिमानी के आधार पर वो प्रतिनिधित्व को चुनेगा, प्रतिनिधि को चुनेगा, अपने सांसद विधायक को चुनेगा। जरूरी नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छे सांसद विधायक का चुनाव कर सके, अनपढ़ व्यक्ति भी एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकता है। मेरे साथियों, ये बात बाबा साहब लगातार कह रहे हैं। तब यहाँ पर बाबा साहब जो जवाब देते हैं, कहते हैं, मैं ये बता दूं
कि इस वक्तव्य के बारे में मैं भी संदेह में हूँ, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। जो सूचना मैं छोटे शहरों में दलित वर्गों से एकत्र कर पाया हूँ, उससे मुझे लगता है कि वर्तमान ताल्लुक स्थानीय मताधिकार के कारण दलित वर्गों के कुछ वोटरों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जो जैसे शहरी क्षेत्रों में 3 रुपये मानक रखा गया, जो लोग 3 रुपये किराया देते हैं प्रति माह, तो उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। तो उसमें कुछ लोग दलित वर्गों के भी आ जाते हैं। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि इस बारे में आगे जो प्रश्न यहाँ पर है, मैं इस बारे में इतना नहीं सोच रहा हूँ। क्या आप बता सकेंगे कि यदि वर्तमान मापदंड के स्थान पर मापदंड को अपनाया जाए, इस मापदंड को अपनाया जाए, तो बम्बई प्रेसिडेंसी में मतदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तब बाबा साहब कहते हैं, मेरे विचार में मैं आपको इस बारे में निश्चित जानकारी नहीं दे सकता हूँ। क्या मैं उस सवाल पर फिर आ सकता हूँ जो मेजर एटली ने आपसे पूछा था? मुझे पता चला है कि दलित वर्गों के लोग फैक्ट्रियों में अलग अलग काम करते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, अलग अलग काम, अलग थलग होकर काम करते हैं। उनके अपने ही शेड और अपने ही विभाग होते हैं क्या? बाबा साहब कहते हैं, उनके अपने विभाग हैं, परंतु शेड कोई नहीं है। शेड कोई नहीं है। जो भी हो, फैक्ट्री में उन्हें दूसरे मजदूरों से अलग रखा जाता है। तब बाबा साहब कहते हैं, मैं इस बात को इस प्रकार कहूँगा कि कुछ विभागों में केवल दलित वर्गों के मजदूर काम करते हैं और कुछ विभाग ऐसे हैं जहां उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। कुछ काम ऐसे हैं जो उन्हें नहीं करने दिए जाते। तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, मिलों में काम नहीं करने दिया जाता दलितों को। मेरे विचार से आपने कहा कि उन्हें बुनाई विभाग में नहीं जाने दिया जाता। बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। यदि वे उसी श्रमिक संघ के सदस्य बन जाते हैं तो क्या बुनाई विभाग के मजदूर उन्हें लेने से इनकार कर देंगे? तब बाबा साहब कहते हैं, वे उन्हें नहीं आने देंगे। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। हाल ही में बम्बई की हड़ताल में मैंने ये मामला बड़े जोर शोर से उठाया था। मैंने श्रमिक संघ के सदस्यों से कहा कि यदि आप दलित वर्गों के लोगों के सभी विभागों में काम करने के अधिकार को नहीं मानते हैं तो मैं उनसे हड़ताल से नाता तोड़ देने के लिए कहूँगा। बाद में वे काफ़ी आनाकानी के बाद में इसे अपनी मांगों में शामिल करने के लिए तैयार हो गए और जब उन्होंने इस मांग को मिल मालिकों के सामने रखा तो मिल मालिकों ने उन्हें ठीक ही धमकाया और कहा कि यदि यह अन्याय है तो निश्चित रूप से वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यानी कि अगर ये छुआछूत होता है तो इसके लिए मिल मालिक जिम्मेदार नहीं है। जो हड़ताल पे बैठे लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, उच्च जातियों के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, हड़ताल में तो शामिल कर लेते हैं दलित वर्गों को भी, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है, जब छुआछूत की बात आती है तो सवर्ण सबसे ज़्यादा छुआछूत करते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी छुआछूत करते हैं। तो ये बात मिल मालिकों ने स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं कि आपके साथ छुआछूत होता है। छुआछूत क्योंकि मिल मालिक नहीं करता है, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर जब उससे कुछ मांग की जाती है मेरे साथियों। तब बाबा साहब कहते हैं, जी नहीं, ये अस्पृश्यता है, ये छुआछूत है। जब एक प्रश्न यहाँ पर कहा कि क्या ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि मालिक सस्ते मजदूर चाहते हैं और आर्थिक कारणों से केवल दलित वर्गों के मजदूरों को ही कुछ विभागों में रखना चाहते हैं। दलित वर्ग के लोग सस्ते में मिल जाते हैं मजदूरी के लिए, तो सस्ती मजदूरी की वजह से वो अलग कताई विभाग में रखते हैं, बुनाई विभाग में नहीं रखते हैं, बुनाई विभाग में उनको घुसने नहीं देते। तो बाबा साहब कहते हैं, नहीं, ये कारण नहीं है, सस्ती मजदूरी कारण नहीं है, कारण बहिष्कार का कारण अस्पृश्यता है, छुआछूत है, स्पष्ट कर देते हैं बाबा साहब। क्या इस स्थिति में ऐसा हो सकता है अच्छा वेतन पाने वाले भारतीय अपने विभाग में अस्पृश्यों को ना आने देना चाहते हों, इस आशंका से कि उनकी सस्ती मजदूरी के कारण उनके विभाग में भी मजदूरी कम न कर दी जाए? हर प्रश्न यहाँ पर किया जाता है बाबा साहब से। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, क्लू नहीं है जो छोड़ दिया जाए कि जिनको ज़्यादा वेतन मिलता है, जैसे बुनाई विभाग की यहाँ पर बात आई है, उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए वो ना घुसने देते हों कि जब कम वेतन वाले लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो उनकी भी मजदूरी कम हो जाएगी? बाबा साहब फिर क्लियर करते हैं, जी नहीं, मजदूरी के आधार पर भेदभाव नहीं है, छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाता है। क्या मजदूरी का इससे कोई सरोकार नहीं है? तब बाबा साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या ये केवल अस्पृश्यता का ही प्रश्न है? तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, ये अस्पृश्यता का ही प्रश्न है। और ये सिद्ध कर देते हैं कि सभी उद्योगों विभागों में मजदूरों दलित वर्ग के लोगों को अलग थलग रखकर काम कराया जाता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो अस्पृश्यता है। ये सिद्ध कर देते बाबा साहब।
और आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यही रोकेंगे। क्या कारण था कि दलितों को अन्य मजदूरों से अलग थलग रखा जाता था उद्योगों में? यही प्रश्न है आज के अम्बेडकर संदेश का, आपको जवाब देना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपने अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच किया, इसे आप शेयर भी अपने स्तर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि सम्मानित साथियों, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जो बाबा साहब स्वयं रख रहे हैं, हूबहू हमने आपके समक्ष रखा है। चलते फिरते खाते पीते भी अम्बेडकर संदेश आप सुन सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एकाग्रता से ही आप इसे सुने, आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं। और निश्चित ही इतनी सरल भाषा में यहाँ पर आपके समक्ष ये रखा जा रहा है, तो हर पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे साथियों, आपने अंत तक इस अम्बेडकर संदेश को वॉच किया, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आपका इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।